Hello बच्चों, welcome to my class and in today's video I am here with the second part of refraction of light. This video is for class 10th student. It's not important that only class 10th student should watch this video. Any student who is eager to gain knowledge as much as he can watch this video. We have already completed many points and in this video we are starting with rule for image formation by ray diagram method. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon. Let's move forward. 3 special rays for convex lens. Convex lens के लिए 3 खास रेज होती हैं, उनके बारे में जान लीजिए पहले. When light ray incident parallel to principal axis, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तब. दूसरी है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस. तो देखिए, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो लेंस को पार करने के बाद F2 से बाहर निकलती हैं. कहाँ से बाहर निकलती हैं? F2 से. जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से एंट्री करती हैं, यानी कि जब F1 से एंट्री करती हैं तो लेंस को पार करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं. मतलब पहले रूल का अपोजिट, पहले वाले का अपोजिट ही दूसरा रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो F2 से निकल जाएंगी. F1 से एंट्री करेंगी तो दूसरे साइड F2 वाले साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी. एंड थर्ड पॉइंट इज व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन, जब पोल, तो जब पोल से जाएगी तो सीधे लाइट रे निकल जाएगी. तो यहाँ पे पोल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आप जानते हो कि लाइट रे वैसे ही चली जाती है. फिर है 3 स्पेशल रेज फॉर कनकेव लेंस. कनकेव लेंस के लिए भी 3 स्पेशल रेज होती हैं. पहला है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट होगी तो कनकेव लेंस में क्या होगा, लाइट रे डाइवर्ज होकर बाहर निकलेगी जैसे यहाँ दिख रहा है, और आपको अपीयर ऐसा होगा कि यहाँ F2 पे लाइट रे आके मिल रही है, ऐसा आपको अपीयर होगा. रियल में ऐसा नहीं होगा. दूसरी कंडीशन, लाइट रे क्या होंगी, इस तरीके से आएंगी कि ऐसा लगेगा कि F1 से पार हो रही हैं, F1 को क्रॉस कर रही हैं. तो जब भी जानते हो कि फोकस से लाइट रे पार होती हुई है तो क्या होता है, वहाँ से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है. तो यहाँ पे अपीयर होगा कि F1 से पार हो रही है, रियल में ऐसा नहीं होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है. फिर यहाँ पे तीसरा भी वही है कि लाइट रे क्या होती है, पोल से जा रही है, तो पोल से जाएगी तो ऐसे सीधे चली जाएगी. ये रेज मिल करके ही इमेज फॉर्मेशन करती हैं. अब आते हैं आगे के पॉइंट पे. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. लेंस के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है उसकी कंडीशन को देखते हैं. फ्रॉम लेंस फार्मूला वी फाइंड दैट फॉर अ लेंस ऑफ अ फिक्स्ड फोकल लेंथ एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू चेंजेज, इमेज डिस्टेंस वी आल्सो चेंजेज. लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें ये पता लगता है कि एक जो फिक्स्ड फोकल लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का u, ठीक, जब ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ फिक्स है तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या करेंगे, बदलेंगे, तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा. ऐसा आपने मिरर फार्मूला में भी तो देखा था कि मिरर से हम कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उस हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होता है. तो वही सेम कहानी लेंस के साथ भी होगी. मोर एवर एज यू डिक्रीजेज और इंक्रीजेज दिस चेंजेस द पोजीशन, द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. अब भाई अगर आगे हम बात करें तो यू को क्या करोगे, अगर घटाओगे या फिर बढ़ाओगे, आप जो कुछ भी करोगे उसके हिसाब से क्या होगा, इमेज की पोजीशन चेंज होगी, इमेज का नेचर चेंज होगा. नेचर मतलब कि रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि इरेक्ट बनेगा. साइज भी चेंज होगा, डिमिनिश्ड बनेगा कि इनलार्ज बनेगा, मतलब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा. ये सब कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने से ही डिसाइड हो जाता है. डिफरेंट केसेस आर एज गिवन बिलो विद दियर रे डायग्राम्स. आपको अलग अलग केसेस नीचे रे डायग्राम के साथ दिया गया है, तो उसे क्या करो, थोड़ा सा समझो. तो पहला केस,
कन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस में कन्वेक्स लेंस का क्या हालचाल है उसे ज़रा आप देख लो। पहला कंडीशन है ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है लेकिन इन्फिनिटी पे रखा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है। एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस एक्चुअली मीट एट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2। अपने पहले ही पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रेज पैरेलल आती हैं तो फोकस से पार होती हैं। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, काफ़ी दूर है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानते हैं कि बहुत छोटा है। तो रेज कहाँ पे आके मिलती हैं, F2 पे। ऐसा केस मिरर में भी हुआ था कि मिरर में इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। वहाँ पे क्या था, फोकस एक था क्योंकि केवल एक ही स्फीयर का ग्लास का वो पार्ट था। यहाँ पे फोकस क्या है, दो हैं क्योंकि जो लेंस है वह दो ग्लास से मिलके बना है। तो F1 F2, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से रेस पैरेलल आएंगी तो कहाँ मिलेंगी, फोकस F2 पे मिलेंगी। यहाँ पे F1 F2 का ख्याल रखना आप लोग। कन्वेक्स लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इमेज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनता है, फोकस पे। द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2, इमेज फोकस F2 पे बनता है। इट इज़ रियल एंड पॉइंट साइज, यह वास्तविक का इमेज होता है, मतलब स्क्रीन पे बना सकते हो। पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटा होता है। अ बिग साइज ऑब्जेक्ट विथ इट्स फुट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। पैरेलल रेज कम इंक्लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल रेज आएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये सीधे सीधे आके नहीं टकराएंगी, इंक्लाइंड आएंगी, मतलब तिरछी आएंगी थोड़ी सी। इमेज ऑफ फुट इज फॉर्म्ड एट द फोकस, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बेस है, उसका जो निचला हिस्सा है, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इमेज कहाँ बनेगा, सेकेंड फोकस पे ही बनेगा। इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यह रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा भी होगा, साइज में छोटा होगा। तो जब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा जाएगा तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, F2 पे ही बनेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो ये उसका रे डायग्राम है। ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से रेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज उसकी तुलना में छोटा ही बना है। अगला है केस 2, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस मोर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ की जो दूरी है उसके दुगुना से ज़्यादा दूरी पे रखा गया है। अब कितना पे रखा गया है कि जितनी फोकल लेंथ है उसके 2 गुना से ज़्यादा पे रखा गया है। तो ये देख रहे हो भाई, ये था आपका फोकल लेंथ, इसका दुगुना हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, तो 2 गुना से ज़्यादा पे। रियल ऑब्जेक्ट AB हैज इट्स इमेज A डैश B डैश फॉर्म बिटवीन डिस्टेंस F एंड 2F। तो इमेज कहाँ बनेगा, F और 2F, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है, वैसा ही समझो कि जैसे देखो, याद है कि जब सेंटर का आप कर्वेचर के बियॉन्ड रखा रहता था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये मिरर का केस है, यहाँ पे क्या है, लेंस है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 2F1 के बियॉन्ड रखा गया है, उसके पीछे रखा गया है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। वही वाली कहानी है, अगर आप सोचोगे, एनालाइज करोगे तो वही कहानी है, फिर आपको बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। तो इमेज रियल इन्वर्टेड है, तो वास्तविक है, उल्टा है, और रियल बनता है तो इन्वर्टेड तो बनता ही है। डिमिनिश्ड है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा ही बन रहा है। याद करो मिरर के केस में भी इमेज कैसे बनता था, डिमिनिश्ड ही बनता था। तो अगर आप जब किसी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हो तो आपको चीज़ें जल्दी से आपके ब्रेन में सेट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी इस इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना तो मिरर और लेंस को कंपेयर करना, आपको बड़े आसानी से याद होगा, ठीक। आपसे गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएंगी। नहीं तो ये ऐसा पॉइंट है ना कि बच्चे यहाँ पे चीज़ को समझते नहीं, बच्चे ऐसे रखते हैं, F1 पे रखा है तो यहाँ बन जाएगा, C पे रखा है तो यहाँ बन जाएगा। वो अगर इसको सोच के थोड़ा सा एनालाइज करके अगर इस चीज़ को पढ़ें, ठीक, तो उन्हें रटना तो नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से हर बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक। एक बार 2 बार पढ़ें, फिर क्या करें कि अब बुक को बंद कर दें, फिर केवल बैठ के सोचें कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तो कहाँ इमेज बना था, अपने आप उनको याद रहेगा। जैसे अभी देखो, हमने कितना क्या देखा कि हमने देखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना, F2 पे बना, बहुत छोटा सा बना, डिमिनिश्ड बना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा, ठीक है, तो इमेज कैसा बना, फिर से F2 पे बना, पहले से छोटा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना।
फिर तीसरा क्या कंडीशन में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को 2f1 के बियॉन्ड रखो, पीछे रखो। इमेज कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, पहले से छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये देखो 3 बड़े आराम से आपको याद हो गए। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, फिर काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तीसरा केस है ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा। वहाँ पे याद करो, वहाँ पे क्या था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था पहला, फिर कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था। दूसरा केस मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। तो लेंस वाला केस में भी वही सेम होने वाला है कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज भी 2f2 पे ही बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f1 पे रखा है, ठीक। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज भी 2f2 पे बना है, ठीक। मैं इसे 2f1 लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इधर क्या है, 2f2 है, तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज 2f2 पे बना, सेम साइज का बन रहा है, देख रहे हो ना, साइज क्या है, सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो वही कहानी हो गई जैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में चल रहा था। मिरर से रिलेट करो, सब कुछ मिरर जैसा ही हो रहा है, बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ, बात बस सोचने की है, आप कितना सोचने की कोशिश कर रहे हो। सोचोगे तो सब सिंपल है भाई। आगे चलते हैं। केस 4, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस मोर देन फोकल लेंथ एंड लेस देन ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। याद करो वहाँ पे ऐसी कंडीशन आई थी मिरर केस में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज क्या हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रख रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 के पीछे बनेगा। लो भाई, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, f1 और 2f1 के बीच में रखा, इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 के पीछे बन रहा है। देख रहे हो ना, ये है 2f और इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज। एक चीज़ और, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में जितनी तरह की इमेज बन रही हैं, ठीक है, जो ऐसी इमेज कन्वेक्स लेंस में बनती है वैसे ही सेम प्रकार की इमेज कनकेव मिरर में बनती है। इस बात का देखो बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस सेम टाइप का इमेज बना रही हैं। इस बात को याद रखोगे तो आपको बड़ी सुविधा होने वाली है। मैं जो केसेस आपको बता भी रहा हूँ वो सारे कनकेव मिरर के केस हैं। जो मैं आपको केस समझा रहा हूँ, जिस केस से आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो केस किसका है, कनकेव मिरर का है। तो इसकी सारी कहानी किससे मैच कर रही है, कनकेव मिरर का। किसके साथ में, कन्वेक्स लेंस के साथ में। अब जब कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस के साथ मैच करेगा तो कन्वेक्स मिरर किसके साथ मैच करेगा, कनकेव लेंस के साथ। तो कहानी उल्टी होती है, यही ध्यान रखना होता है। तो वहाँ भी देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया था, तो इमेज कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बड़ा बना था, रियल एंड इन्वर्टेड बना था। वही सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, बस अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे क्या गया है, 2f1 और 2f2 की कहानी चल रही है, बाकी सब वैसा ही चल रहा है। आगे देखो अगला वाला, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो ये भाई याद करो कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, कनकेव मिरर में। फिर ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे। सेम वही कहानी यहाँ कन्वेक्स लेंस में होने वाला है कि कन्वेक्स लेंस में सेम कहानी रिपीट होने वाली है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इमेजिनरी इन्वर्टेड बनेगी, वहाँ पे भी इमेजिनरी इन्वर्टेड बनती थी, ठीक। और काफ़ी बड़ा साइज में बनता था। तो वही सेम चीज़ क्या हो गया, रिपीट हो गया यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा गया था वहाँ क्या था, फोकस और पोल के बीच में रखा गया था। यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जा रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपका काफ़ी दूरी पे बन रहा है, काफ़ी बड़ा साइज में बन रहा है, जैसे वहाँ पे बनता था, ठीक नहीं, इन्वर्टेड बनता, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता था इस केस में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज
फॉर्म हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये कौन सा इमेज है, इमेज वर्चुअल इमेज है, डॉट 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 का जो बड़ा इमेज है इसी साइड पे जब बन गया तो क्या है, वर्चुअल है। अगर ये इस साइड पे बनता तब क्या हो जाता, रियल होता, लेकिन किधर बना है, इसी साइड पे बन गया तो वर्चुअल। तो देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज इधर ही बन जाएगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब जब आप कनकेव लेंस पे आओगे ना, तो जैसे वहाँ पे कन्वेक्स मिरर में बहुत कम केसेस थे, दो ही केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, तो यहाँ पे भी सेम वही कहानी रिपीट हो जाएगी। कनकेव लेंस इन डिफरेंट केसेस। अब कनकेव लेंस देख लो, मैंने क्या कहा था कि भाई कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस के साथ मैच कर गया, तो जो कनकेव लेंस है वह कन्वेक्स मिरर के साथ मैच कर जाएगा। उल्टा कहानी चल रही है। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखा गया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है। रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रही है, आती हुई दिखाई दे रही हैं। इमेज कैसा कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, यही सेम कहानी कहाँ होती थी आपकी, कन्वेक्स मिरर में होती थी। अब पॉइंट साइज होगा, तो देखो यहाँ रिपीट हो रहा है। दूसरा है अब बिग साइज ऑब्जेक्ट विथ इट्स फुट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा गया है, अब इन्फिनिटी से और पास ला के रखा गया मिरर के। फिर से रेज क्या होगी, इंक्लाइंड आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक, इमेज जहाँ कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे। ठीक, इमेज इज फॉर्म एट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फिर से पहले सामने देखो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, इधर नहीं बन रहा है, यहीं पे बन रहा है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के पास। वहाँ पे भी यही सेम केस था कन्वेक्स मिरर में। अगला है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो रियल ऑब्जेक्ट ए बी इज इट्स इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म बिटवीन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जब काफ़ी पास में ला के रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। फिर से इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वहाँ पे भी यही होता था, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। तो याद कर लो, कनकेव मिरर यानी कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर यानी कि कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब न्यूमेरिकल मेथड्स देख लो। लेंस फार्मूला, वहाँ पे आपने देखो मिरर फार्मूला पढ़ा था, यहाँ लेंस फार्मूला होगी। द इक्वेशन रिलेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द लेंस फार्मूला। वह इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ को आपस में जोड़ता है, उनके बीच संबंध बताता है, उसे लेंस फार्मूला कहते हैं। अगला है अजम्पशंस मेड। अजम्पशन मतलब होता है कल्पना, अपने से विचार बना लेना, भावना बना लेना। द लेंस इज थिन, पहला होता है लेंस पतला है, ये अजम्पशन है। द लेंस है स्मॉल अपर्चर, लेंस का अपर्चर छोटा होता है, ये अजम्पशन है। द ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास रहता है, ये भी अजम्पशन है। द इंसिडेंट रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द लेंस सरफेस और द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इंसिडेंट एंगल रेज है वह प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत छोटा एंगल बनाती है, ये भी अजम्पशन है। फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहाँ पे क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस में क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, मिरर के लिए भी था। The ratio of the size of the image formed by reflection from the lens to the size of the object is called linear magnification produced by the lens. It is represented by the symbol small m. वहाँ पे भी यही था कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है, जो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है उसकी हाइट का रेशियो निकालना है, साइज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट से, इसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, वहाँ पे क्या था, माइनस v/u था, यहाँ पे v/u है। तो वहाँ पे जहाँ माइनस था यहाँ पे वो माइनस हट गया है, और वहाँ पे जहाँ माइनस नहीं था प्लस था, यहाँ पे माइनस लग गया है। तो इतना सा ही, बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, छोटा सा। हाँ, ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज होगे
आपको गलती करवाएगा, आपकी मार्क्स इसकी वजह से जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर कैसे बतानी है। इट इज़ द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डेविएट कन्वर्ज और डाइवर्स द पाथ ऑफ रेज पासिंग थ्रू इट। या क्षमता होती है एक लेंस की, ठीक है, जो भी रेज लाइट की उससे पास होती हैं तो उनको कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर सकता है, इसी को हम पावर कहते हैं। अ लेंस प्रोड्यूसिंग मोर कन्वर्जिंग और मोर डाइवर्जिंग इज सेड टू हैव मोर पावर। लेंस में जितना ज़्यादा कन्वर्ज करने की, ठीक है, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, रेज को इकट्ठा करना एक जगह पे, और डाइवर्ज मतलब फैला देना। तो जितना ज़्यादा इकट्ठा करने की क्षमता होती है, ठीक है, उतना पावरफुल लेंस होता है। या जितना ज़्यादा डाइवर्स करने की क्षमता होती है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर को ही हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इज एक्टिव टू क्या होता है 1/f। वहाँ पे भी यही था, 1/f ही था, ठीक। मेजर काहे में करेंगे, मेजर करने के जो यूनिट है उसे डायप्टर कहते हैं, ठीक। फोकल लेंथ हमेशा किस में रहता है, मीटर में ही रहता है। सवाल में सेंटीमीटर में दिखा तो सेंटीमीटर के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों अगला पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When light travels from a denser medium to a rarer medium and is incident at an angle more than the critical angle for that medium, it is completely returned inwardly in the denser medium. This complete inward return of light is called total internal reflection. जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो एंगल है, ठीक है, वह इतनी डिग्री पे इंसिडेंट करती है कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है जो इस मीडियम के लिए है। तो लाइट रे क्या होती है, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और तब हम इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं आपको ज़रा सा समझाता हूँ इमेज बना के। ये देखो, मैंने एक डेंसर मीडियम ले लिया। आपको ये बात तो याद होगी कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हटती है। याद है ना कि लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हटती है। अब ये लो भैया, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, क्या है, इतने डिग्री पे इंसिडेंट है, मतलब देख रहे हो ना कि वैल्यू जो है लगभग 90 के से थोड़ा सा कम है। चलो मैं इसको 85 लिख सकता हूँ, मान लो। अभी देखो एक्चुअल वैल्यू नहीं वैसे हम मान रहे, चलो इसको हम 88 लिख दिए, 90 से थोड़ा सा। अब देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रहेगी, जिसको बाहर निकल जाना था वो बाहर नहीं निकला, वापस उसी मीडियम के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि ए वाला एंगल बहुत क्या था, कम था। तो जब इतना इस तरह की कंडीशन आती है तो लाइट रेज वापस क्या होती हैं, बाहर निकल नहीं पाती, डेंसर मीडियम में ही लगातार घूमती रह जाती हैं कि अब आएगा और बाहर जाना था तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा इंसिडेंट से, ठीक है। अब 90 से ज़्यादा हो गया तो उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक। तो और रेज बार बार उसी मीडियम में घूमती रह जाएंगी। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लो भाई, क्रिटिकल एंगल भी समझा गया है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। करेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मतलब क्रिटिकल एंगल कुछ और नहीं है, क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, एंगल आई ही है, लेकिन इस एंगल आई के लिए जो रिफ्रैक्शन की वैल्यू है इसके लिए एंगल आर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तब इसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल
एंगल, तब एंगल आई क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। कब कहलाएगा, जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट रे को रेयर मीडियम में जाना हो और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, इतना हो जाए कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वह 90 के बराबर हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलना शुरू कर देते हैं। फार्मूला होता है म्यू डब्ल्यू साइन I3 इक्वल टू म्यू ए साइन 90 डिग्री। यहाँ डब्ल्यू मतलब वाटर है, ए मतलब क्या है, एयर है, ठीक, ये फार्मूला है। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन I3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन I3 इक्वल टू, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/W क्या हो गया, इसके लिए आपको कि आप साइन I3 क्या है 1/μW से निकाल सकते हो। कह मोर इज द वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लेसर विल बी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उतना ही कम होगा। कंडीशन है कुछ, उसको भी जरा पढ़ लीजिए। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इकट्ठा कब देखने को मिलेगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। लाइट मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी कि इतना हो कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बने वो 90 से ज़्यादा बनेगा। जब क्रिटिकल इतना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बने तो इंसिडेंट वाला जो एंगल है वो उससे ज़्यादा रहे, क्रिटिकल से क्या रहे, ज़्यादा। क्रिटिकल क्या है कि भाई उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, तब वो क्या है, क्रिटिकल एंगल है। और जब इससे ज़्यादा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इससे भी ज़्यादा हो जाए तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड, हेंस इमेज फॉर्म बाय मोर ब्राइट। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो 100% लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो इमेज बनते हैं बड़ी चमकीले बनते हैं। इन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स, मिरर से जो सामान्य रिफ्लेक्शन होता है ओनली 85% लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रेस्ट 50% इज इधर एब्जॉर्ब्ड बाय मिरर ग्लास और ट्रांसमिटेड ड्यू टू पुअर पॉलिश, इमेज फॉर्म बाय ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन आर लेस ब्राइट। बचा हुआ तो 15% है, या तो मिरर ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है या तो पुअर पॉलिश की वजह से इधर उधर फैल जाता है, और ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनते हैं वे कम चमकीले होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो बनते हैं वे ज़्यादा चमकीले होते हैं। रियल एंड अपरेंट डेप्थ एंड हाइट, रियल मतलब होता है वास्तविक, अपरेंट मतलब क्या होता है, प्रतीत होने वाला। इसकी भी बात कर लेते हैं। हमने तो बात किया था ना कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रियल में पानी की गहराई ज़्यादा होती है लेकिन हमको रिफ्रैक्शन की वजह से कम दिखता है। अभी देखिए ये इसका बॉटम है, एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन जब देख रहे हैं तो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो भाई ये पानी का अपरेंट डेप्थ है, ये क्या है, रियल डेप्थ है। तो देखो डी एक्चुअल है, ठीक, ये जो ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा वो क्या है, एक्चुअल है। तो अपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, डी एक्चुअल अपन म्यू, ठीक है। तो रियल डेप्थ अपन म्यू कर दोगे तो आपको अपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। ये फार्मूलाज हैं, बड़े आसानी से सवाल हो जाएंगे अगर एग्जाम में पूछता है तो। हाइट की बात करो, करा सीइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर। अब मान लो पानी में से बाहर देख रहे हो, तो जब पानी में से बाहर देखोगे ये क्या है आपका, ये देखो एक्चुअल है क्योंकि आप पानी के अंदर हो। ये क्या है, अपरेंट दिख यहाँ रहा है, मतलब कम ऊंचाई पे है, ज़्यादा ऊंचाई पे दिखेगा। उल्टा होगा, जब हवा से पानी में देखोगे, ठीक, तो आपको पानी का सरफेस ऊपर दिखेगा, लेकिन पानी में बैठ के जब हवा में चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम वाली कहानी है, तो अपरेंट डेप्थ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अपरेंट हाइट फ्रॉम सरफेस, अगर सरफेस से अपरेंट हाइट की बात करेंगे तो एच एक्चुअल इंटू म्यू कर देंगे, जो एक्चुअल है उसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपरेंट हाइट पता चल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि मिरर फार्मूला पावर ऑफ लेंस इन सब पे बेस्ड हैं। तो इसको हम अलग से करेंगे जिसमें हम क्या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है, चैप्टर ख़त्म है। फिर से एक बार क्या किया गया है, रिकैप करवाया गया है, आपको जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कराया गया, तो हम उसमें समय क्यों वेस्ट करें। ठीक, हम अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के साथ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपको समझाने में सफलता हासिल की हो, अच्छे से समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।